नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। एशिया के बाजारों की कमजोर शुरुआत। 2015 में चीन के 7% जीडीपी अनुमान से निराशा। निक्केई कॉस्पी में सपाट कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी 8970 के करीब। खराब आर्थिक आंकड़ों ने बिगाड़ा अमेरिकी बाजारों का मूड। डाउ जोन्स 100 पॉइंट फिसला। नैस्डैक और S&P 500 में चौथाई से आधे % तक की गिरावट। और डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की एंट्री। पीपावाव डिफेंस में खरीदी 18%, 819 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी। वहीं पीपावाव में 26% के स्टेक के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी रिलायंस इंफ्रा। और शेड्यूल 3 के कोल ब्लॉक की नीलामी जारी। ओडिशा की मंदाकिनी माइन और झारखंड की मेरल माइन के लिए लगेंगी बोलियां। कल उषा मार्टिन, अदानी पावर और JSW स्टील के हाथ लगी एक ब्लॉक माइन। 2G और 3G स्पेक्ट्रम नीलामी के 6 राउंड हुए पूरे। सभी स्पेक्ट्रम बैंड के लिए मिली बोलियां, लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के कोई खरीदार नहीं। विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद लोकसभा से इंश्योरेंस बिल हुआ पास। बिल में इंश्योरेंस सेक्टर में 49% FDI सीमा का प्रावधान। और आम आदमी पार्टी के PAC से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की हुई छुट्टी। योगेंद्र यादव को पार्टी के प्रवक्ता पद से भी हटाया। कल का सत्र काफी एक्साइटिंग था, जहां पर बाजार खुलते ही उस सरप्राइज रेट कट के बाद 30,000 के लेवल तक हम पहुंचे, लेकिन वहां पर ज्यादा समय बाजार टिक नहीं पाया। ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली हावी हुई और सेंसेक्स लगभग डे हाई से करीब 700 पॉइंट गंवाता हुआ नजर आया। अंत में निफ्टी और सेंसेक्स में हमने देखा हल्का सा दबाव। सेंसेक्स में करीब 200 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी भी 70 पॉइंट कमजोर टिका और मिड कैप काउंटर्स में भी ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। आज के संकेत क्या है? एशिया में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव है। अमेरिकी मार्केट्स में भी हमने देखा है कुछ प्रेशर। और SGX निफ्टी आप देखेंगे 8966 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आज इंडियन मार्केट्स पर, तमाम ग्लोबल मार्केट्स का, उस पर एक चेक लेते हैं। संदीप हमारे साथ है। संदीप, थोड़ी बहुत नरमी और बढ़ सकती है? मिले जुले संकेत कहना चाहिए। एक्चुअली यूएस में अगर आप देखें तो 127 से आधे % के आसपास की कमजोरी थी। डाउ हमने देखा 1 पॉइंट पे 150 पॉइंट के आसपास की कमजोरी दिखाया था। क्लोजिंग अगर आप देखें 106, 107 पॉइंट के आसपास की कमजोरी साथ हुई, तो लो लेवल से रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोरी कारोबार दरअसल कल यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला। ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जो कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का आंकड़ा है, उसके ऊपर खासतौर पर बाजार का फोकस था। वहां हमने देखा अनुमान से कम 2,12,000 नौकरी जुड़ी और अगस्त 2014 के बाद जो नौकरी जुड़ने की रफ्तार है वो सबसे कम रही है। बावजूद इसके कि ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फेड का जो बीज बुक सर्वे है और जो सर्विसेज PMI के आंकड़े आए थे वो काफी अच्छे रहे थे। और डेटा हैवी डेटा अच्छे आंकड़े आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है उसके ऊपर बाजारों ने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि शुक्रवार को दरअसल फरवरी की जो जॉब्स रिपोर्ट है, जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है, वो आने वाला है। और ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से दरअसल बाजार ऐसा सेंस लेने की कोशिश करता है कि जो जॉब्स रिपोर्ट है वो कैसे निकल के सामने आएगी। और इनफैक्ट इसी के ऊपर जो दरें बढ़नी है, वहां पे जो ब्याज दरें बढ़नी है वो काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो उस लिहाज से ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के जो आंकड़े आए उसके ऊपर ज्यादा बाजारों ने फोकस किया और उसी वजह से हमने देखा बाजारों में अच्छे आंकड़ों के बावजूद भी प्रेशर देखने को मिला और 127 से आधे % के आसपास की कमजोरी ही दरअसल देखने को मिली। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में नजर डालिए, अच्छा कारोबार दरअसल कल वहां देखने को मिला। शुरुआत अच्छी हुई थी और आधे से 1% के आसपास की तेजी लेके कल हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली। आज ऑल इंपोर्टेंट ECB की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में जो QE का अनाउंसमेंट उनकी ओर से देखने को मिला था, उसकी टाइमिंग और साथ ही साथ जो किस तरह के बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे उसको लेकर क्लैरिटी निकल के सामने आ सकती है। तो इस होप्स में हमने देखा कि यूरोपियन मार्केट्स में अच्छा कारोबार देखने को मिला। और साथ ही साथ फरवरी में जो यूरोजोन बिजनेस एक्टिविटी में जो बढ़त है वो फरवरी के महीने में भी जारी रही, तो अच्छे आंकड़े भी आए वहां पे, जिसमें सपोर्ट किया बाजारों को। आधे से 1% के आसपास की मजबूती वहां देखने को मिली। लेकिन एशियन मार्केट की जहां तक बात है, जैसे आपने मेंशन किया, चाइना ने अपने जो ग्रोथ के टारगेट्स अनवील किए हैं 2015 के 7% की, उसकी वजह से हैंगसेंग में हम देख रहे हैं प्रेशर देखने को मिला। ताइवान में भी कमजोरी है। निक्केई में केवल जो रियन में कमजोरी है उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। और स्टेट टाइम्स में भी देखिए तो लानशान के साथ कारोबार देखने को मिला। तो काफी मिला जुला ट्रेड है एशियन मार्केट्स में। एसजेएक्स निफ्टी हल्की पॉजिटिविटी के इंडिकेशन यहां पे दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल सेटअप काफी मिक्स्ड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसजेएक्स निफ्टी तेजी की शुरुआत इंडियन मार्केट के लिए आज देता हुआ। और तो क्लियरली यहाँ पर एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव डेफिनेट है, लेकिन चाइना में जो
जीडीपी आउटलुक है, जैसे संदीप कह रहे हैं, जो पिछले बारी 2014 में 7.5% टारगेट था वो 7% पर लाया गया है 2015 के लिए, इसीलिए वो सेल ऑफ। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ लाइन पर है। अनिल, गुड मॉर्निंग। क्लियरली एशियन पिक्चर थोड़ी सी नरमी की है, अमेरिका में भी कुछ अच्छे क्यूज नहीं। क्या फिलहाल रणनीति आज के लिए अपनाई जाए, कंसिडरिंग हम एक लंबी वीकेंड में उतर रहे हैं और कल 30,000 छूने के बाद बाजार ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया? मुझे लगता है थोड़ा आज रिकवरी का दिन हो सकता है। कल जो गिरावट हुई वो र्यूमर्स पर ज्यादा बेस थी, बजाय इसके कि वाकई में कोई ऐसे रेटिंग डाउनग्रेड के खतरे हैं। और दूसरा ये कि कल के सेशन में आप देखिए जो कुछ भी बिकवाली होती हुई दिखी वो ज्यादातर ट्रेडर्स की तरफ से होती हुई दिखी है, न कि इन्वेस्टर्स की तरफ से या बड़े एफआईज ने या डोमेस्टिक फंड्स ने बिकवाली की हो। कैश मार्केट में अच्छा खासा खरीदारी का आंकड़ा है और आयशर की बड़ी ब्लॉक डील को अगर निकाल कर भी देखें तब भी कम से 700-800 हजार करोड़ के आसपास की एफआईज ने खरीदारी की है। वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की तरफ से शॉर्ट्स कवर होती हुई दिखी, खरीदारी आती हुई दिखी। तो मुझे लगता है कि डेटा के बेसिस पर बाजार यहाँ पर थोड़ा और मजबूती दिखा सकता है। हो सकता है एक बार के आपको ऊपर के लेवल पर थोड़ा प्रेशर आता हो, देखिए 9,000 के पार टिकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि लोअर साइड पर 8900 के आसपास बाजार को अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 9,000 के पार निकलने के बाद आपको फ्रेश खरीदारी होती हुई दिखी, लेकिन उसकी संभावना कम है। तो ऐसे में कंसोलिडेशन का माहौल हो सकता है और उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा बाजार में लिक्विडिटी इश्यूज है क्योंकि कुछ और बड़े QIPs SPOs आने की तैयारी में है। ऐसे में बाजार थोड़ा यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन कल के मुकाबले में आज रिलीफ वाला दिन हो सकता है। शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए। तो थोड़ा बहुत रिलीफ, राहत मिल सकती है कल के सेल ऑफ के बाद। देखेंगे किस तरह का ट्रेंड मैप आउट होता है आज की ट्रेडिंग सेशन में। मानस जायसवाल हमारे साथ लाइन पर है। मानस, गुड मॉर्निंग। क्या फिलहाल रणनीति आप निफ्टी में लेकर चलेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए कल ऊपरी स्तरों पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, बट मेरा मानना है कि ये जो करेक्शन हमने देखा है ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 दिन की एक डिसेंट रैली देख चुके थे। कल जब निफ्टी करेक्ट हुआ तो उसने ऑलरेडी 50% करेक्ट कर लिया पूरी रैली का। 86-69 से हमने अप मूव स्टार्ट किया था और 91-19 के कल हाइज बने थे। तो अगर हम उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल लेते हैं तो वो 8894 आता है, तो ऑलमोस्ट वो करेक्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है जहां पर हमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 8840 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे और मैं समझता हूँ आने वाले 1 से 2 दिनों में वापस 9075 के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ओके, और कौन से स्टॉक्स यहाँ पर आपको लग रहा है नजर में होने चाहिए जहां पर ट्रेड का अच्छा मौका है? देखिए पहला तो जेपी एस्टेट रहेगा जहां पर वापस स्टॉक ने 24-23 के आसपास सपोर्ट किया और फिर से रिकवरी दिखाई। कल 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और जब मार्केट में गिरावट आई तो जेपी एस्टेट आउट परफॉर्म कर रहा था। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 26 रुपए 75 पैसे के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, 30 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा स्टॉक मैक्लाइड ड्रेसल का रहेगा जहां पर करीब 205 से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनना शुरू हो गए हैं। कल स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 235 के आसपास था वो भी ब्रीच किया, अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा जो कि 252 के आसपास है, तो वो हमारा टारगेट रहेगा। 234 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ओके, ये है फिलहाल राय इन दोनों ही काउंटर्स पर जहां पर इस समय अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेड के लिहाज से। शुक्रिया मानस उस अपडेट के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर जोर दिया जाएगा, लेकिन एक काउंटर है जिस पर आज खासी नजर रहेगी और वो है पिपावाव डिफेंस का शेयर। आखिरकार यहाँ पर वो स्टेक सेल हो चुका है और अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा कंपनी में 18% स्टेक खरीद रही है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस डील की इस ब्रेक के बाद। और डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी डील होती हुई अनिल अंबानी ने आखिरकार इस क्षेत्र में एंट्री कर ली है। रिलायंस इंफ्रा ने पिपावाव डिफेंस में 18% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये सौदा 819 करोड़ रुपए में हुआ है। कंपनी ने यह सौदा 63 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किया है। इसके अलावा पिपावाव में 26% के स्टेक के लिए रिलायंस इंफ्रा ओपन ऑफर भी लेकर आएगी। इस डील के होने के बाद पिपावाव डिफेंस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस हो जाएगा और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी होंगे। पिपावाव डिफेंस के चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने ये डील शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए की है और हिस्सा बेचने के बाद भी कंपनी में निखिल गांधी की अहम भूमिका बनी रहेगी। हमारा जो डिफेंस में डोमेन नॉलेज है वो उनका इस्तेमाल किया जाएगा और हमारा ये फोकस रहेगा कि
वो नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए शेयर होल्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़े वो बढ़ानी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की साइज देखिए और डेट देखिए, तो डेट बहुत ही कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट नेवी के निकलने वाले हैं, जिसको अगर बनाना होगा तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसको नया बनाने जाइए तो 7-8 साल लगता है और इसका कॉस्ट जो है वो 12-15 हजार करोड़ रुपया लगता है। ये सेक्टर का जो सही मजा है अब मिलेगा। तो अभी आगे चलते हुए हम लोग जो इसमें अपना जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आपको बता दें, रिलायंस इंफ्रा के सौदे करने के पहले हीरो ग्रुप और M&M से भी बातचीत पीपावाव डिफेंस करा था और पीपावाव डिफेंस की खासियत यही है कि उनके पास 250 एकड़ की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ डिफेंस स्पेस में इनकी जो यहाँ पर एक्सपर्टीज है वो शिप बिल्डिंग में है, सबमरीन्स में और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में है। तो उसका पूरा फायदा मिलता हुआ यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा को और उनकी एंट्री डिफेंस में हो रही है। तो दोनों ही काउंटर्स पर आज नजर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ शेड्यूल 3 के कोयले ब्लॉक की नीलामी जारी है, जिसमें ओडिशा और मंदाकिनी माइन साथ और वहीं झारखंड की मेरल माइन के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। मंदाकिनी माइन के लिए अदानी पावर, GMR एनर्जी और जिंदल पावर दावेदार है। वहीं मेरल माइन के लिए ईस्टर्न रेंज और उषा मार्टिन जैसी कंपनियां रेस में हैं। कल अदानी पावर ने झारखंड की पावर सेक्टर माइन जीतपुर जीती। इसके अलावा JSW स्टील को झारखंड की ही स्टील, सीमेंट और आयरन माइन मोइत्रा मिली। कंपनी को ये माइन करीब 1512 करोड़ टन 12 रुपए प्रति टन के भाव पर मिली है। वहीं उषा मार्टिन ने भी 1804 रुपए प्रति टन के भाव पर बृंदा और सासाई माइन जीती है। वहीं 2G और 3G स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। नीलामी के पहले दिन ही सरकार की उम्मीद से दोगुना रिस्पांस मिला है। सरकार को सभी बैंड के स्पेक्ट्रम में बोलियां मिली है और पहले ही दिन सरकार को 60,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली है। लेकिन 21 मेगाहर्ट्ज के लिए सरकार को थोड़ी सी मायूसी हाथ जरूर लगी है। यहाँ पर कोई दावेदार नहीं थे। वहीं दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई सर्कल में स्पेक्ट्रम के खरीदार कम दिखाई दिए। लेकिन कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे आज, जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा, इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत केन इंडिया के साथ करेंगे। यहाँ पर कंपनी ने पे फाइनेंशियल 16 के केपेक्स प्लान को रिवाइज किया है, जो पहले $1.2 बिलियन पर प्रोजेक्टेड था, अब वो कम करके $500 मिलियन का कर दिया है। तो एक अहम कदम लेते हुए केन इंडिया यहाँ पे कंपनी का मानना है कि वो अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए, निवेश करने के लिए फिलहाल सोचेगी। साथ ही मैनेजमेंट कमेटी से कंपनी को नॉड मिल गया है अपने रैक डीप गैस प्रोजेक्ट के लिए और केपेक्स और डिविडेंड पे आउट के बाद कंपनी अब कैश फ्लो पर ही फोकस करने वाली है। जिंदल साहब का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें कि इंफ्रा कारोबार और वाटरवेज कारोबार को डीमर्ज करने की मंजूरी मिल गई है। टाटा मोटर्स यहाँ पे कंपनी को अपने शेयरधारकों को मंजूरी मिल गई है राइट्स इश्यू के जरिए 7,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। आपको बता दो कंपनी इस फंड से अगले 3 साल में 100 नए कमर्शियल व्हीकल्स को मार्केट में लाएगी। साथ ही फाइनेंशियल 17 से अपने नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर से नए पैसेंजर व्हीकल्स लाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। यूनिटेक, यहाँ कंपनी के ऊपर जो धोखाधड़ी का मामला था ग्राहकों के साथ में, उसकी आज सुनवाई होगी। उसके आज ग्रीवियंस कमेटी में सुनवाई होगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के काउंटर पर नजर, यहाँ पे कंपनी को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज से 3 ऑर्डर मिला है 40 लाख LED लैंप सप्लाई करने का। ये जो EES है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज है, ये एक JV है NTPC, PFC, REC और पावर ग्रिड का। साथ ही अवंता ग्रुप ने डिसाइड किया है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स के जो कंज्यूमर डिवीजन है उसको अलग से एक सेपरेट एंटिटी में टर्न कर दिया जाए और शायद इसमें से पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेची जाए एडवेंट इंटरनेशनल को। और आखिर में बात करते हैं टीटागढ़ वेरिएंट्स की। यहाँ पर बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें कि बोर्ड ने 5:1 के स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दे दी है। और लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर और अब चेक लेते हैं कि करेंसी मार्केट के लिए क्या एक्शन रहेगा। कल याद रखिए यहां पर रुपया काफी कमजोर हुआ, 62.25 तक के लेवल्स आए, करीब 34 पैसे की कमजोरी के साथ। शुरुआती कारोबार ऐसा नहीं था, यहां पर काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद दिन के अंत तक 62.25 पर समाप्ति रही है। मनीष शर्मा हमारे साथ है डेस्टिनी मनी के। मनीष, 62.25 पर कल के ट्रेड की समाप्ति रही है, आज के लिए क्या क्यों होगा? क्या कुछ और वीकनेस दिखाई देगी? क्योंकि कल रेट कट के बाद हमने देखा था ओपनिंग तो स्मार्ट रही थी, काफी स्ट्रेंथ आई थी रुपये में। जी, कल जिस तरीके से हमने एग्रेसिव मूव देखा 62 के ऊपर, काफी अच्छा एग्रेसिव मूव हमें देखने को मिला। मैं समझता हूं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में और भी ट्रेंडेड मूव देखने को मिल सकता है, रुपया और भी कमजोर हो सकता है। तो बाय करने की सलाह होगी। 62 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जो कि एग्रेसिवली मूव था तो टारगेट्स भी एग्रेसिव होंगे। 63 और 63.50 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ट्रिगर है इस एग्रेसिव मूव के आने का मनीष? ये एक ट्रेंडेड ब्रेकआउट था चार्ट पे 62 के अबव, तो उसी कारण टेक्निकली ब्रेकआउट था। और जिस तरीके से हमने इक्विटी बाजार में गिरावट देखी, उसी रीजन के कारण मैं समझता हूँ सेम उसी टाइम पे हमने काफी अच्छा एक रनअप देखा, तो रुपया कमजोर होते हुए देखा, इसीलिए। ओके मनीष, फिर आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हरकत देखने को मिल सकती है? कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति रहेगी और बेस मेटल्स में आप क्या करेंगे? जी, कच्चे तेल में देखें तो आप 3000 के आसपास एक काफी अच्छा बेस प्राइस फॉर्मेशन हो चुका है। 3000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है काफी 1-1.5 महीने से, और चार्ट से अगर आप देखें तो बॉटम आउट फॉर्मेशन जैसा लगता है। मैं समझता हूँ बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। क्रूड ऑयल में 3000 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 3350 तक के टारगेट्स होंगे। और मेरी दूसरी सलाह होगी जिंक में बाय करने की। कल जिस तरीके से हमने बेस मेटल्स में एक रैली देखी, मैं समझता हूँ बेस मेटल्स में और भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। 126.50 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। जिंक 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 129 के टारगेट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया फिलहाल उस जानकारी के लिए। तो ये है फिलहाल स्ट्रैटेजी जिंक में 129 का टारगेट, और साथ ही साथ कच्चे तेल में भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आज ट्रेड के लिए, जहां पर लेवल्स रहेंगे 3350 के। लेकिन याद रखिए रुपए में और वीकनेस एंटिसिपेट कर रहे हैं। आज 63 का टारगेट यहाँ पर मनीष ने दिया है। वहीं स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट लिविंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर दिल्ली देश की पहली स्मार्ट सिटी बनेगी। इसकी शुरुआत होगी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल पर आधारित एक प्रोजेक्ट से। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में 25 एकड़ जमीन पर एक प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा, जिसे डीडीए और एनबीसीसी मिलकर बनाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली को स्मार्ट सिटी के तौर पर एक नई पहचान मिलने वाली है, जिसके चलते ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की तर्ज पर ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डूमा विस्तार को विकसित किया जाएगा, जिसका जिम्मा डीडीए और एनबीसीसी ने साथ में मिलकर उठाया है। एनबीसीसी यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और डीडीए के बीच हुए करार के मुताबिक 75 एकड़ जमीन में फैली ये परियोजना कई चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण को 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य एनबीसीसी ने रखा है। डीडीए और एनबीसीसी के अध्यक्ष के अलावा प्रबंध निदेशक की एक संयुक्त टीम इस प्रोजेक्ट की निगरानी भी करेगी। इस प्रोजेक्ट में बन रही प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी, ये डीडीए ही तय करेगा। कड़कड़डूमा की स्मार्ट सिटी में मिक्स डेवलपमेंट होगा, यानी यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के अलावा हर तरह के एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और एमिनिटीज विकसित की जाएंगी। साथ ही 5 एकड़ एरिया में कम्युनिटी स्पेस भी होगा। सारे ग्रीन फीचर्स, स्मार्ट सिटी फीचर्स रखे जाएंगे, और इसका टोटल टाइम पीरियड 4 साल रखा गया है। एनबीसीसी से बनाएगी और बेचेगी भी एनबीसीसी, और सभी तरह की सुविधाओं की कोशिश की जा रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ होटल की भी बात करेंगे, इंस्टीट्यूट्स की भी बात करेंगे। तो बड़ा मिक्स एक शहर होगा, और कोशिश ये की जाएगी कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो, ट्रांसपोर्ट ना हो अंदर। इस स्मार्ट सिटी में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करके पैदल पथ पर जोर दिया जाएगा। सुरक्षा, मनोरंजन और रोजगार की सुविधाओं के साथ साथ तमाम तरह की विश्वस्तरीय सुविधाएं स्मार्ट सिटी में होंगी। एनबीसीसी और डीडीए दोनों को भरोसा है कि पूर्वी दिल्ली के इस हिस्से का विकास होने से दिल्ली वासियों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएगा। अर्णव असावड़ा, दिल्ली। इसी के साथ सुबलक्ष्मी में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि आगे आपको बताएंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक 2020 में संदीप के साथ। संदीप, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आजाद। देखिए काफी इंटरेस्टिंग डे होगा आजकल का। हमने लेट एक सेल ऑफ आता हुआ देखा था, उसके बाद अब 3 दिन की छुट्टी है तो एक लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा शायद लेटर हाफ ऑफ द ट्रेड में फिर से आपको बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। काफी बड़े इवेंट्स भी हैं, ECB की बैठक भी होने वाली है और शुक्रवार को ऑल इंपॉर्टेंट जो फरवरी महीने की जो जॉब्स रिपोर्ट है यूएस में वो भी रिलीज होने वाली है, तो काफी सारे डेटा पॉइंट्स हैं। उसके बीच में 3 दिन की छुट्टी है, तो उस लिहाज से शायद लेटर हाफ में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। इसलिए मिलीजुली रणनीति लेने की बात हमारे सेक्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों होंगे। लेकिन कौन से ये आइडियाज है उसके लिए आपको छोटे से ब्रेक का इंतजार करना होगा।